हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 10 का लेसन नंबर 12 मानव संसाधन जो टॉपिक है उसका विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने जनसंख्या का आकार एवं वितरण जो टॉपिक था उसके बारे में हमने विश्लेषण के साथ क्या किया था, अध्ययन किया था। और हमने कौन से राज्य में कितनी जनसंख्या पाई जाती है, भारत के प्रमुख ऐसे कौन से राज्य जहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, इन सब बिंदु का हमने अध्ययन किया है। आज का जो हमारा जो वीडियो है बच्चों वो है जनसंख्या वृद्धि के कारक के ऊपर। किस पर है? जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक कौन से हैं या जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण कौन से हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको यह मालूम होनी चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि क्या है। जनसंख्या वृद्धि क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। आज फिर से पढ़ते हैं थोड़ा सा कि किसी क्षेत्र में दो समय अंतरालों के मध्य लोगों की संख्या में परिवर्तन होना क्या कहलाता है बच्चों? जनसंख्या वृद्धि। फिर हम पढ़ रहे जनसंख्या वृद्धि के 3 घटक जिससे जनसंख्या का प्रभावित होती है। पहला घटक है वो हमारा जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास। ठीक है। फिर जन्म दर है, यदि उसकी परिभाषा देखनी है तो सीधा से याद रखना कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर, देखो यहां पर व्यक्तियों पर लिखते हैं तो गलत हो सकती है, इसलिए आप क्या लिखोगे? एक वर्ष में प्रति 1000 बच्चों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? जन्म दर। एक वर्ष में प्रति 1000 बच्चों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। यह परिभाषा आपको दिमाग में बैठ चुकी होगी। अब अपन दूसरी है वो है मृत्यु दर। तो इसमें भी एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर, देखो बच्चे भी मरते हैं, बुढ़े भी मरते हैं, युवा भी मरते हैं, सब मरते हैं, इसलिए हमने कौन सा शब्द प्रयोग किया? व्यक्तियों पर। तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है बच्चों? मृत्यु दर। तीसरा कारक है प्रवास। कौन सा है? प्रवास। तो इसमें क्या लिखेंगे कि व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करना क्या कहलाता है बच्चों? प्रवास कहलाता है। फिर हम प्रवास के 2 रूप देखेंगे, उसमें से एक रूप होगा आंतरिक प्रवास। कौन सा होगा? आंतरिक प्रवास। और दूसरा रूप होगा हमारा अंतरराष्ट्रीय प्रवास।
ठीक है बच्चों, तो हमें याद रखना है प्रवास को दो रूपों में पढ़ा जाएगा, आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास का दूसरा नाम है राष्ट्रीय प्रवास। क्या नाम है? राष्ट्रीय प्रवास। अब इसमें हम पहले आंतरिक प्रवास की परिभाषा लिखते हैं। क्या है इसकी परिभाषा? किसी राष्ट्र के आंतरिक भागों में प्रवास करना क्या कहलाता बच्चों? राष्ट्रीय प्रवास या आंतरिक प्रवास। जैसे बच्चों ए और बी दो क्षेत्र बनाते हैं, एक बनाते हैं दिल्ली और दूसरा बनाते हैं अहमदाबाद। आप बताइए ये दोनों स्थान कहां पर हैं? भारत में। और आप यदि दिल्ली से कहां जा रहे हो? अहमदाबाद। कहां जा रहे हो? दिल्ली से अहमदाबाद। तो आप दिल्ली और अहमदाबाद दोनों भारत के अंदर होने के कारण जो आपने प्रवास किया वो प्रवास क्या बन गया? आंतरिक या राष्ट्रीय प्रवास। दूसरा जो प्रवास है वो अंतरराष्ट्रीय प्रवास है। उसमें क्या लिखा हुआ है? किसी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के मध्य किया जाने वाला प्रवास को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय प्रवास। देखो किसी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के मध्य किया जाने वाले प्रवास को अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। जैसे एक बिंदु लिया आपने दिल्ली, क्या लिया? दिल्ली। और एक आपने लिया श्रीलंका, क्या लिया है? श्रीलंका। तो आप दिल्ली से श्रीलंका गए। कहां गए? दिल्ली से श्रीलंका गए। तो दिल्ली है भारत में और श्रीलंका एक अलग ही मुल्क है। तो अलग अलग मुल्कों के बीच में हुआ प्रवास, इसलिए क्या कहलाया? अंतरराष्ट्रीय प्रवास। ठीक है बच्चों। फिर अपन वर्दी के अलग अलग रूप देखेंगे, जैसे प्राकृतिक वर्दी, धनात्मक वर्दी, ऋणात्मक वर्दी और वास्तविक वर्दी। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम अब इस बिंदु को देखते हैं, जनसंख्या में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन के तीन प्रमुख घटक होते हैं। पहला घटक होता है जन्म दर, दूसरा होता है मृत्यु दर और तीसरा होता है प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, इसके बारे में अभी हमने विस्तार से पढ़ा है। अगला बिंदु, जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। इसके बारे में हम विस्तार से अब आगे बाद में पढ़ेंगे। अभी तो ये परिभाषा ही ध्यान रखें कि जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की क्या कहलाती है? प्राकृतिक वृद्धि। फिर अगला बिंदु देखते हैं, जन्म दर वृद्धि का एक प्रमुख घटक है। आपको खुद को ही मालूम है जन्म दर होती है वो वृद्धि का क्या है? एक प्रमुख घटक है। क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही और भारत के अंदर जो जन्म दर है वो मृत्यु दर से हमेशा क्या रही? अधिक है। और भारत की जो प्रतिवर्ष की जन्म दर है वो 1.7% है। कितनी है? 1.7% भारत की प्रतिवर्ष की जन्म दर है। अगला बिंदु, मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। और मृत्यु दर में जब तेजी से गिरावट होती है उस समय भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि का क्या होता है? प्रमुख घटक होता है। अब आप कहोगे सर जन्म दर से तो होती है, वो मुझको भी मालूम है कि सर जन्म दर होंगे तो बच्चे बढ़ेंगे या जनसंख्या। मृत्यु दर में कैसे होती है? तो आपको एक बात याद रखना है, वृद्धि का जो रूल होता है चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव हो, मतलब चाहे वृद्धि प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो हमेशा वृद्धि कहलाती है। लेकिन जब वृद्धि कम होती है उस समय माइनस का चिन्ह लगाकर वृद्धि को दर्शाया जाता है बच्चों। और जब जनसंख्या अधिक हो जाती है उस समय प्लस का चिन्ह लगाकर जनसंख्या वृद्धि को दर्शाया
जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि मृत्यु दर से भी जनसंख्या वृद्धि होती है और जन्म दर से भी जनसंख्या की क्या होती है, वृद्धि होती है, लेकिन इसमें प्लस और माइनस का चिन्हों का आधार पर वृद्धि को दर्शाया जाता है। अब हम जनसंख्या वृद्धि की जो मैंने अभी बताया था, जन्म दर आपको प्राकृतिक वृद्धि दर है, धनात्मक वृद्धि दर है, ऋणात्मक वृद्धि दर है, वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर है, इन सभी बिंदु का अध्ययन करेंगे। अब हम बच्चों देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के रूप कौन कौन से हो सकते हैं। पहला आपने देखा प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि, ये सब अभी आपने पढ़ा भी है बच्चों। अब देखो इसमें प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। सबसे पहले प्राकृतिक शब्द को समझो क्या होता है। ऐसी क्रिया या ऐसी प्रवृत्ति जिसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वो होती है प्राकृतिक। क्या होती है? अब जन्म दर भी कैसी चाहिए हमें? प्राकृतिक। अब बताइए जन्म दर और मृत्यु दर दोनों किसके हाथ में होती है? ये बताइए बच्चों, जन्म दर और मृत्यु दर किसके हाथ में? मनुष्य के हाथ में है क्या? नहीं। किसके हाथ में है? प्रकृति के हाथ में। और इनके रेशियो या इनके अंतर से ही जो जनसंख्या वृद्धि निकलती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि। जैसे सूत्र की बात करें तो इसमें सूत्र है उच्च जन्म दर निम्न मृत्यु दर, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो आप तो जन्म दर माइनस मृत्यु दर, तो हम क्या निकाल सकते हैं? प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि। फिर दूसरा हम देखते हैं धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। अब देखो धनात्मक का मतलब होता है कोई भी जनसंख्या का बढ़ना, ऋणात्मक का मतलब होता है कोई भी जनसंख्या का घटना। अब देखो धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कब होगी? जब जन्म दर उच्च होगी और मृत्यु दर क्या होगी? कम। उस समय कौन सी वृद्धि होगी? धनात्मक। कौन सी होगी? धनात्मक। याद रखना उच्च जन्म दर माइनस निम्न मृत्यु दर बराबर क्या होगी? धनात्मक वृद्धि। किसी क्षेत्र में जन्म दर का उच्च होना तथा मृत्यु दर का निम्न होना और जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में जो अंतर आता है वो क्या कहलाता है बच्चों? धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। फिर तीसरा ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, तो इसका सूत्र है बच्चों निम्न जन्म दर माइनस उच्च मृत्यु दर। निम्न जन्म दर माइनस उच्च मृत्यु दर कौन सी जनसंख्या वृद्धि कहलाई? ऋणात्मक। परिभाषा क्या बनती है? किसी क्षेत्र के अंदर जब जन्म दर का निम्न होना तथा मृत्यु दर का उच्च होना, उनके बीच में जो परिवर्तन जनसंख्या का पाया जाता है वही ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। तो आपको मालूम हो गया कि ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि किससे कहते हैं। अब चौथा वास्तविक जनसंख्या वृद्धि। वास्तविक जनसंख्या वृद्धि। अब इसको ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। यह है हमारा वास्तविक जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करने का सूत्र। काफी बार बच्चों इन दोनों को सही रूप से लिखकर क्या लिख देते हैं? प्रवास।
जिसके आगे चिन्ह ये है, इसके साथ बोल देते प्लस माइनस, जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस माइनस प्रवास, तो भी वो सूत्र क्या है, राइट है। लेकिन प्रवास के अंदर दो प्रवृत्ति आती है, अप्रवास और उत्प्रवास। क्या आती है, उत्प्रवास। इसलिए इसे मैंने अलग अलग लिखा, जिसके कारण आपको कैलकुलेशन और समझने में क्या होगी, आसानी। अब देखो, सबसे पहले अप्रवास या अप्रवास, बात वही है। आ का मतलब होता है आना और प्रवास का मतलब लोगों का, ठीक है। तो जहां पर लोग का आगमन होता है वो अप्रवास है, जहां से लोग छोड़कर जाते हैं वो प्रवास है। कोई ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। आ का मतलब याद रखना, आना, मतलब जहां पर लोग आते हैं वो हो गया अप्रवास, जहां से लोग छोड़कर स्थान जाते हैं वो हो गया उत्प्रवास। आगे बात समझे तो व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा किसी स्थान पर आगमन करना, व्यक्ति द्वारा किसी स्थान पर क्या करना, आगमन करना, अप्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है, अप्रवास। अब आता है उत्प्रवास, तो सीधा लिखना, व्यक्तियों द्वारा अपना मूल स्थान को छोड़कर चले जाना क्या कहलाता है बच्चों, उत्प्रवास। क्या कहलाता है, उत्प्रवास। तो बच्चों आपको जब जनसंख्या वृद्धि की बात आती है तो उसमें कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिसके माध्यम से आप जनसंख्या वृद्धि के अंतर को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। जैसे हमने पहली कौन सी ली, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि, दूसरी धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, तीसरी ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, चौथी वास्तविक जनसंख्या वृद्धि। इन चारों के बारे में हमने पढ़ा और फिर हमने अप्रवास और उत्प्रवास की जो परिभाषा थी वो भी हमने जाना। अब हम अगले बिंदु की बात करते हैं। 1980 के दशक तक उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर और मृत्यु दर बहुत अधिक अंतर आ गया। देखो कब, 1980 के दशक के अंदर क्या हुआ कि जन्म दर और मृत्यु दर में लगातार क्या आई, गिरावट आई, जिसके कारण जन्म दर और मृत्यु दर बहुत बीच में क्या आ गया, अंतर। किसके बीच में, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में। और इसी अंतर के कारण वृद्धि दर अधिक हो गई, और इसी अंतर के कारण क्या हो गई, वृद्धि दर बहुत अधिक हो गई। और आपको मालूम ही है कि जनसंख्या वृद्धि की जब आप सीनियर क्लास में जाओगे बच्चों, जब 12th क्लास के अंदर, तो जननांग संक्रमण सिद्धांत नाम का एक टॉपिक पढ़ोगे। किसके बारे में, जननांग संक्रमण सिद्धांत, जिसमें यह कहा जाता है कि जनसंख्या किस तरह बढ़ रही है, फ्यूचर में इसी दर से यदि जनसंख्या बढ़ी तो जनसंख्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी बढ़ेगी, कितनी घटेगी, ये सब उसका अध्ययन हम उस जननांग संक्रमण सिद्धांत के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ये आप कब पढ़ोगे, जब 12th क्लास ज्योग्राफी लोगे, उसके अंदर इसके बारे में अध्ययन करोगे, जो इसी जनसंख्या, जो मानव जनसंख्या या मानव संसाधन जो टॉपिक है उससे संबंधित है। फिर अगला बिंदु लेते हैं। 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट प्रारंभ हो गई, और 1981 में किसके अंदर गिरावट देखने को मिली, जन्म दर में भी। किसमें, जन्म दर, और जिसके कारण परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट है, और जिसके कारण जन्म दर में के अंदर कमी आई और मृत्यु दर में वृद्धि हुई, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर में भी क्या आ गई, कमी आ गई। तो आपको मालूम हो गया होगा कि 1980 के अंदर जब जनसंख्या में जब परिवर्तन आया तो उस परिवर्तन का प्रभाव 1981 के अंदर भी देखने को मिला। अब अगला बिंदु लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक प्रवास है। क्या है, तीसरा घटक प्रवास है, जो व्यक्तियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहलाता है। और उसमें व्यक्ति जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है। अब अपन थोड़ा बहुत प्रवास क्या है उससे संबंधित कुछ बिंदु के बारे में समझते हैं और फिर आगे अपना और जो टॉपिक है उसके बारे में जानते हैं। देखो आपने कई बार आपने देखा कि एक गांव से दूसरे गांव आप जाते हो, और गांव जाते हो तो उस समय आप जो क्रिया करते हो बच्चों वो कौन सी होती है, प्रवास की।
तो सबसे पहले आप याद रखना, सवाल क्या बनता है, पुटअप होता है प्रवास क्या है। कौन सा सवाल पुटअप होता है, प्रवास क्या है। तो इसमें सीधा से परिभाषा है, व्यक्तियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करना क्या कहलाता है, प्रवास। फिर प्रवास के यदि प्रकार पूछते हैं तो प्रवास के दो प्रकार हैं। पहला आंतरिक प्रवास कहो या राष्ट्रीय प्रवास कहो, वही बात है। आंतरिक प्रवास कहो या राष्ट्रीय प्रवास कहो, वही बात है। दूसरा जो प्रवास है वो है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अब आंतरिक प्रवास या राष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देखते हैं। जब व्यक्ति किसी राष्ट्र के आंतरिक भागों में प्रवास करता है, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय या आंतरिक प्रवास। उदाहरण के रूप में जोधपुर टू झरिया। कोई व्यक्ति जोधपुर से कहा गया झरिया, जोधपुर राजस्थान में, झरिया झारखंड में। तो ये जो प्रवास हुआ वो कौन सा हुआ, आंतरिक प्रवास। अब आंतरिक प्रवास की जो शाखाएं हैं वो अलग अलग रूप में बटी हुई है, या उसको हम क्या कह सकते हैं, धारा भी कह सकते हैं। जैसे फर्स्ट है गांव से गांव, दूसरी गांव से शहर, तीसरी शहर से शहर, चौथी शहर से गांव। ये आपके आंतरिक राष्ट्रीय प्रवास की क्या है, धारा है। इसके अलावा हम आंतरिक प्रवास के अंदर अंतरा राज्यीय प्रवास पढ़ेंगे, दूसरा अंतरराज्यीय प्रवास भी पढ़ेंगे। ये आंतरिक प्रवास है, उनके प्रकारों के रूप में जाना जाता है बच्चों। अंतरा का मतलब होता है अलग अलग, क्योंकि इसको तोड़कर देखते हैं तो अंतर प्लस राज्य होता है। तो अंतर का मतलब होता है अलग अलग और राज्य का मतलब राज्य है। तो किसी राष्ट्र के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य या एक राज्य से अन्य राज्यों के बीच में किया जाने वाला प्रवास क्या कहलाता है, अंतरराज्यीय प्रवास। एक बार पुनः सुन लेना बच्चों, अंतरराज्यीय का मतलब होता है अंतर प्लस राज्य। अंतर का मतलब होता है अलग अलग और राज्य का मतलब होता है स्टेट या राज्य, वही। तो किसी देश के आंतरिक भाग में किसी एक राज्य से अलग अलग राज्यों के मध्य किया जाने वाला प्रवास अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। फिर अंत का मतलब होता है अंदर और राज्य का मतलब होता है राज्य। तो मतलब किसी एक राज्य के आंतरिक भाग में किया जाने वाला प्रवास अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। जैसे जैसलमेर टू जयपुर, तो जैसलमेर टू जयपुर मतलब जैसलमेर भी राजस्थान में, जयपुर भी राजस्थान में, लेकिन प्रवास हुआ है। तो जैसलमेर टू जयपुर इज इक्वल टू अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। कौन सा कहलाता है, अंतरराज्यीय प्रवास। तो आपको अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय प्रवास के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो प्रवास है वो है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। दूसरा नंबर प्रवास है वो कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास।
अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है कि अलग अलग राष्ट्र, भारत के अलावा जो भी राष्ट्र के साथ बीच में हम प्रवास करेंगे वो किसमें होगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। चाहे हम भारत श्रीलंका के बीच में हो, चाहे भारत अमेरिका के बीच में हो, वो प्रवास क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो याद रखना, किसी एक राष्ट्र के द्वारा, किसी एक राष्ट्र के व्यक्ति द्वारा अन्य राष्ट्रों के अंदर प्रवास करना, अन्य राष्ट्रों के अंदर प्रवास करना क्या कहलाता है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो आपको मालूम हो गया होगा प्रवास क्या है और प्रवास से संबंधित कौन से सवाल पुटअप बनते हैं। अब हम वापस टॉपिक पर चलते हैं। प्रवास को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, जिसकी परिभाषा मैंने आपको लिखवा दी। फिर अगला बिंदु, भारत में अंतरराज्यीय सर्वाधिक प्रवास होते हैं और भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रवास कौन सा होता है, अंतरराज्यीय होता है, जिसमें ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में भी होता है और जो गांव से गांव क्षेत्रों में भी होता है। शादी के बाद महिलाएं प्रवासित होती है और गांव से गांव के बीच में जो प्रवास होता है वो शादी के बाद महिलाएं करती है। आपको पता ही है, हमारे धर्म और शास्त्र के अनुसार देखा जाता है तो स्त्री की शादी होने के बाद वो ससुराल जाती है। तो ससुराल जाती है, उसमें अधिकांश जो प्रवास होता है बच्चों कि एक गांव से दूसरे गांव के बीच में होता है। मतलब एक लड़की की जो सगाई है वो दूसरे गांव के लड़के के साथ कर दी जाती है। इस कारण से वो शादी के दौरान या शादी के बाद वो लड़की उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चली जाती है। वो कौन सा प्रवास हुआ, ग्रामीण से ग्रामीण। ठीक है, अगला, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास भी होता है और काफी बार गांव से शहर की तरफ प्रवास होता है। जैसे रोजगार के लिए बहुत सारे पुरुष और महिलाएं क्या आती हैं, शहर की तरफ आते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से, अपकर्षण का मतलब ऐसे कारक जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उस कारक को हम अपकर्षण कारक कहते हैं। जैसे शहर के अंदर उच्च रहन सहन की दशाएं, उच्च खान पान की दशाएं, उच्च एजुकेशन, उच्च हेल्थ सेंटर, इन सभी चीजों को देखकर गांव के लोग शहर की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और फिर शहर के अंदर रहना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे काफी बार हमारे देश की जनसंख्या के अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है। कुल देश की जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में क्या आ जाता है, परिवर्तन। साथ में वहां के जो लिंग अनुपात हैं, आयु वर्ग हैं, उन सब के ऊपर भी ये प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपने देखा बच्चों कि किस तरह जनसंख्या वृद्धि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को क्या करती है, प्रभावित करती है और उस क्षेत्र की जो वातावरण है उसको भी प्रभावित करती है। इस वीडियो के अंदर आपने बच्चों जनसंख्या वृद्धि के जो प्रकार हैं वो भी पढ़े, जनसंख्या वृद्धि के जो प्रमुख घटक हैं जैसे जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास से संबंधित और आपके जो बिंदु थे, उन बिंदुओं के अंदर जो महत्वपूर्ण पॉइंट बने उनको मैंने आपको विश्लेषण के साथ समझाया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर बच्चों हम जनसंख्या घनत्व और लिंग अनुपात जैसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनके बारे में हम विस्तार के साथ क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। थैंक यू।